गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ पर हम वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे विथ लोड। ये फुल लोड को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओनली विथ लोड, फुल लोड अभी नहीं, अभी बाद में बातें करेंगे। अभी तो केवल लोड है, कितना भी हो सकता है वो। तो विथ लोड हम वर्किंग पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही मैं लोड कनेक्ट करूँगा तब क्या होगा। सपोज़ करते हैं कि मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया है। उस कंडीशन में जैसे मैं सप्लाई प्रोवाइड करूँगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग करंट ड्रॉ करेगी। अभी लोड कनेक्ट नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर की कोर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड करेगी उसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलूँगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। पहले तो वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस करंट के कारण, और फिर ये करंट इस मैग्नेटिक कोर में से फ्लो होगा। तो मैग्नेटिक कोर में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है ये मेन फ्लक्स कहलाएगा। दिस इज द मेन फ्लक्स। ये मेन फ्लक्स है, इसे फाई से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा सेकेंडरी साइड में, सपोज करते हैं कि लोड का इम्पिडेंस जेड है, इस प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ E1 कंसिडर कर रहा हूँ और सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ E2 कंसिडर कर रहा हूँ। उस कंडीशन में यहाँ करंट फ्लो होने लग जाएगा जिसे मैं नाम दे रहा हूँ I2। और जैसे ही इस कॉइल में करंट I2 फ्लो होगा, जैसे ही इस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 फ्लो होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मुझे पता ही है कि जब भी किसी कंडक्टर में से या वाइंडिंग में से करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब फिर वही बात, मैग्नेटिक फ्लक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ है, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर गैप में चला जाएगा, या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में चला जाएगा। तो डेफिनेटली कोर वाला पाथ प्रेफर करेगा। क्यों कोर वाला पाथ प्रेफर करेगा? क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। इस कोर की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में बहुत कम रिलक्टेंस प्रोड्यूस करता है, बहुत कम रिलक्टेंस ऑफर करता है। इसलिए ये जो φ2 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट I2 के कारण, ये कहाँ फ्लो हो रहा है? ये इस कोर के अंदर ही फ्लो हो रहा है, लेकिन मेन फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में। मेन फ्लक्स मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 फ्लो हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया φ माइनस φ2। तो यहाँ इस मैग्नेटिक कोर में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? φ माइनस φ2 हो जाएगा। मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आ गई, और जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी तो जो मेरी ट्रांसफार्मर की कोर है ये सोर्स से बोलेगी कि भाई मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया है, मुझे और करंट दीजिए। तो ये कोर नहीं बोलेगी, एक्चुअल में वाइंडिंग बोलेगी कि मुझे और करंट दो ताकि मैं इस कोर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूं। तो ठीक है, जैसे इसमें फ्लक्स की कमी हुई तो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये ट्रांसफार्मर की कोर सोर्स से करंट मांग रही है। तो I2 डैश करंट एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है इस फ्लक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एक्चुअल में I2 करंट के कारण फ्लक्स में कमी आई है, इसलिए हमने एक I2 डैश करंट दे दिया नाम, नॉमेनक्लेचर इसे, कि ये I2 डैश करंट मैं फ्लो करवा रहा हूँ, तब इस फ्लक्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो करंट है IM प्लस I2 डैश, दोनों का जो समेशन है ये प्राइमरी करंट हो गया, ये सेकेंडरी करंट हो गया। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपको एक फेजर डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। देखो, फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा मैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि आप उस पैरामीटर को रेफरेंस लीजिए जो कांस्टेंट है इंटायर सर्किट में। तो इंटायर सर्किट में क्या मेरे पास कांस्टेंट है? इंटायर सर्किट में मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कांस्टेंट है इंटायर सर्किट में। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने रेफरेंस ले लिया। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट ऑलवेज इन सेम फेज। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस क्यों हुआ है? इस मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ है ना। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट इसके सेम फेज में रहेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये हो गया, ये फेजर बन गया। उसके बाद क्या हुआ? इस मैग्नेटिक फ्लक्स ने EMF E1 और E2 को प्रोड्यूस किया। और E1 और E2 किस प्रकार से होते हैं? ये 90 डिग्री लैग करते हैं, पीछे चलते हैं, इसलिए मैंने 90 डिग्री पीछे बना दिया इन्हें। 90 डिग्री पीछे बना दिया मैंने E1 और E2 को। चलो ये देखो, जो EMF E1 है ये 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, तो ये E1 EMF ले लेता हूँ, और ये E2 EMF भी 90 डिग्री लैग करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के।
क्यों दोनों ईएमएफ लैग कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तो एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस हुए, और मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, वहाँ मैंने प्रूव कर दिया था आपको कि जो ईएमएफ E1 और E2 है ये मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे रहता है वो पीछे चलता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर ठीक है, E1 और E2 हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ और कौन से कॉन्सेप्ट आ गया है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है I2 का, जो लोड करंट है ये। अब देखो E2 जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो E2 करंट फ्लो होने लग गया इस लोड में। तो ये जो E2 करंट है ये लैग करता है वोल्टेज से, थीटा डिग्री लैग करता है। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, चलो अभी तो मैं इसे θ2 नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये ईएमएफ से लैग कर रहा है और सेकेंडरी साइड की टर्म है, जो I2 करंट है वो सेकेंडरी साइड की टर्म है, इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूँ कि ये वोल्टेज से θ2 डिग्री लैग कर रहा है। अब कैसे लैग कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर देखो होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जो लोड हम प्रेफर करते हैं जनरली 90% एप्लीकेशन में या फिर 95% एप्लीकेशन में हम RL टाइप के लोड प्रेफर करते हैं। तो 95 एप्लीकेशन में जब हम RL टाइप के लोड प्रेफर कर रहे हैं, तो चलो सपोज करते हैं कि RL लोड नहीं है, प्योर इंडक्टिव लोड है। जब प्योर इंडक्टिव लोड है उस कंडीशन में क्या होता, अगर सपोज करो चलो भाई यहाँ RL लोड नहीं लगा है, प्योर इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, उस कंडीशन में ये जो I2 करंट है ये वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे चलता है? 90 डिग्री पीछे चलता है। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि यदि प्योर इंडक्टिव लोड हो उस कंडीशन में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। अगर प्योर इंडक्टिव होता तो ये डॉटेड लाइन वाली I2 बनता, लेकिन प्योर इंडक्टिव नहीं है। इस इंडक्टिव लोड के साथ साथ इसमें रेजिस्टिव कंपोनेंट भी है, इसलिए पूरा 90 डिग्री लैग नहीं करता है, कुछ कम लैग करता है लेकिन कुछ कम करता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की एंट्री हो गई है। आप याद कीजिए मेरा एक लेक्चर था RL सीरीज सर्किट वाला, चलो हम वहीं जा रहे हैं। देखो जरा कहाँ था ये RL सीरीज सर्किट वाला, कौन सी यूनिट थी? यूनिट 2 में थी। चलो इधर यहाँ कहीं होगा, ये कौन सा टॉपिक है? ये RL, हाँ ये RL सर्किट आ गया। अब ये RL सर्किट का ये जो हमने ट्रेंगल ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, लेकिन जब RL लोड की बात होगी, RL सर्किट की बात होगी, तब देखो ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है, पूरा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ये देखो करंट पीछे चल रहा है लेकिन थीटा डिग्री पीछे चल रहा है, एकदम 90 डिग्री पीछे नहीं चल रहा है। ये देखो ये फेजर डायग्राम को आप रेफर कर लेना, RL सर्किट पे जाना, वहाँ आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा लोड भी RL लोड है हमारे ट्रांसफार्मर के केस में। वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, किधर ही है, हाँ जहाँ पर थे हम। तो देखो कुछ θ2 डिग्री लैग किया है करंट ने, क्योंकि RL लोड है। अगर प्योर इंडक्टिव होता तो फिर ये जो रेड लाइन से जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये बन जाती। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे ही I2 करंट एग्जिस्टेंस में आया तो उसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ? उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कोर का कम हो गया। तो उस कम हुए वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किसने किया? ये जो I2 डेज करंट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा है सोर्स, इसने किया। तो ये प्राइमरी साइड में I2 डेज फ्लो रहा है, तो एक I2 डेज करंट बनाता हूँ मैं, ये I2 की जस्ट अपोजिट साइड, प्राइमरी साइड। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। ये I2 डेज करंट फ्लो हुआ I2 के जस्ट अपोजिट, क्योंकि I2 के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए I2 से अपोजिट नेचर रखेगा ये, क्योंकि I2 तो सेकेंडरी साइड में है और I1 प्राइमरी साइड, I2 डेज प्राइमरी साइड में फ्लो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। और ये I2 डेज और IM, ये दोनों करंट को मिलाकर, I2 डेज और IM दोनों करंट को मिलाकर I1 आ गया है। तो दोनों का हम फेजर सम ले लेते हैं। फेजर सम से मतलब रिजल्टेंट निकालना है। I2 डेज और IM दोनों को जब ऐड किया तो I1 आ गया। दोनों को ऐड करता हूँ, तो दोनों को फेजर सम करना है मुझे। तो इस IM के पैरेलल एक लाइन खींचो, इस IM के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, उसके बाद इस I2 डेज के पैरेलल एक लाइन खींची। ठीक है, और इसे जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो इस प्रकार से आई।
तो ये हो गई I1 की वैल्यू। कुछ लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को जब ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा, देखो। लेकिन इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है समझने में, तो हम एक और टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, देखो क्या होने वाला है। चलो ऐसे नहीं बना, तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, एक दूसरी टेक्निक को फॉलो करते हैं। ये मैंने मिटा दिया इसको, ये मैंने मिटा दिया। I2 डैश और IM को ऐड करना है मुझे, तो कैसे करूँगा देखो। ये I2 डैश और इस I2 डैश में इस IM को ऐड कर दो। ये IM के बराबर की एक लाइन यहाँ खींच दो, IM के इक्वल की एक लाइन यहाँ खींच दो। तो ये I2 डैश था और I2 डैश में ये IM को ऐड कर दिया मैंने, तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट आया वो कितना, I2 डैश प्लस IM, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का रिजल्टेंट ये I1 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो आप, तो ये I1 की वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या करने वाला, ये फेजर डायग्राम हमारा बन गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक ट्रांसफार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सभी को पता ही है कि ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट पावर मशीन। ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर मशीन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग की पावर और सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर इक्वल होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी पावर, एपरेंट पावर। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की एपरेंट पावर और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की एपरेंट पावर दोनों इक्वल होगी। और एपरेंट पावर आपको पता ही है कि एपरेंट पावर होता है टोटल पावर, और एपरेंट पावर का जो रिलेशन है या फार्मूला है वो है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का प्रोडक्ट, और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। इसलिए एपरेंट पावर की जो यूनिट है ये है वोल्ट एम्पियर। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर की पावर की रेटिंग क्या होती है, तो आपको बोलना है कि सर ट्रांसफार्मर की पावर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होती है, और एपरेंट पावर के थ्रू ट्रांसफार्मर की रेटिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की पावर क्या होगी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही, ये पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा, E1, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। तो ये होगी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की पावर। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट का प्रोडक्ट, तो ये हो गया। और ये दोनों इक्वल होती है, तो E1 इंटू I1 इक्वल टू E2 इंटू I2। तो यहाँ से रिलेशन आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ये वाला रिलेशन। जब मैं आपको EMF की इक्वेशन जब मैंने आपको डिराइव करवाई थी, तो मैंने वहाँ आपको बताया था, हमने ये रिलेशन वहाँ निकाला था, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये एक रिलेशन हो गया, और यहाँ पे क्या रिलेशन है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया मेरे पास, ये दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंपैरिजन किया तो इक्वेशन नंबर 1 से पता चल गया कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है, और इस इक्वेशन नंबर 2 से मुझे पता चल गया कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1 होता है। अब जब इन सारी क्वांटिटी का जब हमने रेशो लेंगे तो इसको K से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर एग्जाम में आता है कि डिराइव कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के लिए, तो आपको क्या करना है, EMF की इक्वेशन लिखो, जैसे इधर यहाँ पे सबसे पहले तो EMF की इक्वेशन लिखो, ऐसा ये EMF की इक्वेशन लिखो, E1 इक्वल टू इतना, E2 इक्वल टू इतना, और दोनों को डिवाइड कर दो तो एक रिलेशन आ जाएगा। फिर दूसरे बार में ये करो कि वी नो दैट पावर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल्स, और उसके बाद ये रिलेशन को इक्वेट कर दो दोनों को, E1 I1 इक्वल टू E2 I2, और एक दूसरा रिलेशन आएगा। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, और यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। ऐसे हमें डेरिवेशन करना है अगर एग्जाम में आता है तो। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिए, और नोट्स में से कॉपी कर लेना, जैसा जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया मेरे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। आगे हम कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर बेस्ड। ठीक है, आज की क्लास को मैं फिनिश कर रहा हूँ।